हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहज क्लासेस। तो जैसे हम एस्टेट टीजीटी साइंस के लिए सिलेबस वाइज चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं ना, तो वहाँ पे हमारी जो केमिस्ट्री का मैक्सिमम पोर्शन है वो हो चुका है। तो देखो, कई बच्चों को ये डाउट है कि क्या मैम यहाँ से सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। तो वो किस पे डिपेंड होगा? देखो, वो आपकी अटेम्प्ट करने की पावर पे डिपेंड होगा। और चीजों को है ना, एक बार तो मैं समझाती हूँ तो आपको लगता होगा कि आ गया, एक बार अपने हाथ से अपने खुद के लेवल पे चीजों को सोल्व करके देखा करो। तभी आपको पता चलेगा कि जो चीजें मैंने समझाई हैं वो आपको समझ आई है या नहीं आई है। ठीक है। तो ये वाली चीज, पहली बात ये कि देखो, इतनी श्योरिटी किसी के पास नहीं होती। जो मैंने आपको दिखाया है ना, सारा सिलेबस से दिखाया है। कोई मैंने अपने आप से आपको कुछ नहीं पढ़ाया कि ये वाली चीज इंपॉर्टेंट है। सिलेबस दिखाया, साथ में आपको पीवाईक्यू दिखाए हैं कि देखो पीवाईक्यू यहाँ से आ रहे हैं। तो सभी ऐसे ही एनालाइज करते हैं हम कि कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। बाकी आज हमारा जो टॉपिक रहेगा, जैसे केमिस्ट्री हमारी कंप्लीट हो चुकी है, सारे चैप्टर हमने करे हैं, और साथ में आप देखोगे तो जो 11th-12th के इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं केमिस्ट्री के, वो भी मैंने आपको करवाए हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा फिजिक्स का। तो फिजिक्स में हम डिस्कस करने वाले हैं वर्क, एनर्जी और पावर को। तो यहाँ पे हम पहले वो वाली चीजें देखेंगे जो मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड करवाए हैं ना। तो वहां से पहले हम इसकी पीडीएफ को डिस्कस करेंगे, बाद में जितने भी पीवाईक्यू आए हैं वो डिस्कस करेंगे। तो आपको पता चलेगा कि 2023 में यहाँ से 3 to 4 पीवाईक्यू आए हैं, 4 क्वेश्चन आए हैं, और सारे के सारे क्वेश्चन सिंपल फॉर्मूला बेस्ड थे। उनमें कोई लंबी चौड़ी बात नहीं थी। अगर आपको फॉर्मूला आता तो आपका हो जाता, अगर आपको फॉर्मूला नहीं आता तो आपसे नहीं हो पाएगा। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वर्क, एनर्जी एंड पावर का। अब ये देखो, अलग अलग क्लासेस में होता है, जैसे कि आपको 10th में मिलेगा और साथ में 12th में मिलेगा। तो मिक्सअप करके मैं आपको जो इम्पोर्टेंट मेरे अकॉर्डिंग जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको करवाऊंगी यहाँ पे। और जो पीवाईक्यू में भी क्वेश्चन आए हुए हैं तो वो कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो देखो, क्या है आज का हमारा टॉपिक, वर्क, एनर्जी एंड पावर। तो वर्क क्या होगा? फोर्स शुड एन ऑब्जेक्ट। तो पहले देखो, सबसे पहले वर्क के लिए कंडीशन क्या होगी कि जिस भी ऑब्जेक्ट, ये मान लिया हमने ऑब्जेक्ट है कि इस पे कोई ना कोई फोर्स है, वो काम करना चाहिए, तभी हम उसको बोलेंगे वर्क। तो वर्क के लिए इन दो कंडीशन का होना बहुत जरूरी है। सेकंड क्या है? द ऑब्जेक्ट द ऑब्जेक्ट मस्ट बी डिस्प्लेस्ड, कि जो ऑब्जेक्ट है वो डिस्प्लेस होना चाहिए। द ऑब्जेक्ट मस्ट बी डिस्प्लेस, कि जैसे मैंने ये वाला फोर्स, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, इस पे मैंने यहाँ पे फोर्स एफ लगाया, तो ये यहाँ से कुछ ना कुछ डिस्प्लेस होना चाहिए। तो या इधर भी हो सकता है या इधर भी हो सकता है। जब ये अपनी जगह से डिस्प्लेस होगा ना, जगह चेंज करेगा, डिस्प्लेसमेंट होगी, तभी हम क्या बोलेंगे कि हमारा कुछ ना कुछ काम हुआ है। तो सबसे पहली कंडीशन आपने यही याद रखनी है कि वर्क के लिए दो कंडीशन है कि फोर्स लगा होना चाहिए ऑब्जेक्ट पे, और जो ऑब्जेक्ट है वो डिस्प्लेस होना चाहिए। अगर वो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस नहीं होगा तो हम वहां पे वर्क नहीं बोलेंगे। तो इसके लिए एक एग्जांपल आप दो, मोस्ट कॉमन एग्जांपल हम देख सकते हैं। जैसे हमारी ये दीवार है और इस पे हम फोर्स लगाते हैं, तो यहाँ पे ये आगे पीछे नहीं जाती ना, नहीं स्लिप होती, मीन्स ये अपनी डिस्प्लेस नहीं होती, ये अपनी जगह पे रहती है। लेकिन फिर यहाँ पे हमारा वर्क डन क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। लेकिन कई बार क्या बात मन में आती है हमारी कि जब हम दीवार पे फोर्स लगाते हैं तो काम हमारा हुआ नहीं, यहाँ पे हमने बोल दिया वर्क तो जीरो है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट नहीं हुई, एक ही कंडीशन फुलफिल हुई। लेकिन उसके बाद भी हमारे को थकान क्यों हो जाती है? अगर यहाँ पे काम तो हुआ ही नहीं, हमारे को थकान क्यों हो जाती है? तो यहाँ से आपने सुना होगा जो न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है कि एक्शन एंड रिएक्शन आर ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट। तो यहाँ पे अगर दीवार है, यहाँ से हमने इस पे फोर्स लगाया, तो उतना ही इक्वल फोर्स है वो दीवार हम पे लगाती है, जिसकी वजह से हमारे अंदर क्या हो जाती है? थकान हो जाती है। तो मेन रीजन यही है थकान का। बाकी दीवार की पोजीशन है वो चेंज नहीं होती, नहीं होएगी तो वहां पे हम ये नहीं बोलेंगे कि कोई भी वर्क डन नहीं हुआ है। और वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? देखो, हमने दो चीजें ली हैं कि एक फोर्स होना चाहिए, ऊपर उसमें कुछ डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। तो यही हमारे पास होता है वर्क का फॉर्मूला, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट यही होता है। अगर हम इसकी वेक्टर फॉर्म दिखाएं, अगर इसको हम वेक्टर फॉर्म में दिखाना चाहें तो एफ, और यहाँ पे एस। तो इस वेक्टर को सोल्व करके हमारे पास क्या आ जाएगा? एफ एस कोस थीटा। तो यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला हो सकता है। अगर कई बार आपको थीटा दे दिया हो ना, तो ऐसे करके इसको निकाल सकते हो। तो ये हमारे पास हो गया वर्क। क्या फोर्स हमने देखा, फोर्स होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट होनी चाहिए। तो इन वेक्टर को हटाने के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? एफ एस कोस थीटा। तो यही इसका फॉर्मूला होता है। उसके बाद तीन टाइप के वर्क हमारे पास यहाँ पे होते हैं। सबसे पहले होता है पॉजिटिव वर्क, देन होता है नेगेटिव वर्क, और देन होता है जीरो वर्क। तो कैसे इन कंडीशन को आप देखोगे? पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। तो देखो, जब हमारे पास, जैसे हमने फोर्स लगाया है, इस डायरेक्शन में मैंने फोर्स लगाया है, और जो हमारी डिस्प्लेसमेंट भी हुई है वो इसी डायरेक्शन में हुई है, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे? हमारे पास कि जो वर्क डन है वो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, दोनों ही सेम है। अगर मैंने फॉर्मूला बोला वर्क का क्या होता है? एफ एस कोस थीटा, यही बोला है ना। तो
अगर ये हमारे पास दो पैरेलल लाइन होती हैं तो इनके बीच में एंगल कितना होएगा, 0 होएगा। तो यहाँ से वर्क डन क्या निकल के आया, एफ एस कोस 0। तो ये कोस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो यहाँ पे वर्क डन किसके इक्वल आ गया, एफ एस के इक्वल आ गया। उसके बाद क्या है, सेकंड कंडीशन है कि जब हमारे पास नेगेटिव वर्क डन कब होगा, जब हमने फोर्स तो इधर लगाया और हमारी जो डिस्प्लेसमेंट है वो इधर आई है। फोर्स अलग डायरेक्शन में होगा, डिस्प्लेसमेंट अलग डायरेक्शन में होगी। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझाऊं, जैसे मैंने बॉल फेंकी है ऊपर, ऊपर मैंने बॉल फेंकी, तो वहां पे जो फोर्स लगेगा ना ड्यू टू ग्रेविटी, वो तो नीचे की साइड लगेगा, और वो बॉल है वो ऊपर की साइड जाएगी। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अब ये बॉल ऊपर की साइड जा रही है और ये फोर्स है वो नीचे की साइड लग रहा है, तो यहाँ पे एंगल कितने का बना, 180 का बना। तो फोर्स और जब डिस्प्लेसमेंट है वो अलग अलग डायरेक्शन में हो तो उसको हम बोलेंगे नेगेटिव वर्क। और यहाँ पे एंगल कितने का बना, 180 का। तो जैसे यहाँ पे मैंने रखा एफ एस कोस 180, तो कोस 180 की वैल्यू होती है -1, तो यहाँ पे आएगा वर्क डन क्या आया, -FS के इक्वल। तो ऐसे होता है हमारा नेगेटिव वर्क डन। और जीरो वर्क डन कब होगा, जब हमारे पास ना कोई डिस्प्लेसमेंट हुई हो, कोई भी डिस्प्लेसमेंट हमारे पास नहीं होगी, तो उसको हम बोलेंगे वर्क डन। तो जीरो के एग्जांपल का जैसे हमारे पास वोल वाला एग्जांपल हो गया, तो उस केस में क्या होगा, जीरो वर्क डन होगा। इसके साथ जैसे हम बोलेंगे यहाँ पे एंगल कितने का होएगा, 90 का होएगा। जैसे हमारे पास एक आदमी है, वो अपने हाथ में सूटकेस लिया हुआ है और वो इधर की साइड एक हॉरिजॉन्टल लाइन पे चल रहा है। तो अगर वो हॉरिजॉन्टल लाइन पे चलेगा, तो जो सूटकेस है वो तो, देखो सूटकेस डिस्प्लेस नहीं हो रही, सूटकेस तो अपनी पोजीशन पे है, वो आदमी डिस्प्लेस हो रहा है ना, लेकिन हमें तो सूटकेस के रिस्पेक्ट में भी देखना है। तो डिस्प्लेसमेंट किधर हो रही है, इधर हो रही है ना। और जो एक्स यहाँ पे, इस पे तो कोई फोर्स नहीं लगा हुआ, इस पे फोर्स किधर की साइड लगा हुआ है, ऊपर की डिस्प्लेसमेंट इधर गई हमारे पास, और इस पे फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी इधर की साइड लग रहा, तो ये एंगल कितने का बना, 90 का। और वर्क किसके इक्वल था, एफ एस कोस थीटा। और को यहाँ पे क्या आया, एफ एस कोस 90, तो कोस 90 की वैल्यू 0 होती है, तो यहाँ पे हमारे पास वर्क डन क्या आया, 0 आया। तो अगर यही चीज आपसे पूछी जाए कि अगर सूटकेस उठाता हुआ आदमी ऊपर सीढ़ियों पे चढ़ेगा, तो उस टाइम पे क्या होगा, तो देखो वर्क डन भी हो रहा है ना, उधर की साइड वो चढ़ रहा है, फोर्स भी हम उधर ही लगा रहे हैं, तो उस टाइम पे हमारे पास पॉजिटिव वर्क होगा। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो एक बार मैं वापस आपको रिवाइज करवा देती हूँ इन चीजों को। 3 टाइप के वर्क हमने देख लिए, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो। जब हमारे पास फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में हो तो पॉजिटिव, और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों अलग डायरेक्शन में हो तो नेगेटिव, और जब वहां पे कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं होगी तो जीरो वर्क। इसके केस में हमारे पास क्या था, वर्क का फॉर्मूला एफ एस, यहाँ पे दोनों चीजें पैरेलल चल रही हैं तो एंगल 0 हो जाएगा, तो कोस 0 की वैल्यू 1, तो वर्क आएगा एफ एस के इक्वल, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे हमारे पास दोनों चीजें ऐसे ऊपर नीचे चल रही है कि फोर्स ऊपर है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी नीचे है। तो यहाँ पे हमारे पास एंगल कितने का होगा, 180 का। 180 की वैल्यू कोस 180 की वैल्यू -1, तो ये माइनस एफ एस के इक्वल होगा। यहाँ पे वर्क डन 0 होगा क्योंकि एंगल 90 का होगा। तो ऐसे करके आपको पॉजिटिव नेगेटिव वर्क हैंड का पता होना चाहिए। तो यहाँ पे यही चीजें हम देखेंगे कि वर्क डन क्या है। सबसे पहले पॉजिटिव कब होगा, जब हमारे पास जो थीटा है वो 0 के इक्वल होगा, ये चीज मैंने आपको बता दी। नेगेटिव कब होगा, जब हमारे पास थीटा 180 के इक्वल है। और 0 कब होगा, जब हमारे पास थीटा 90 है। तो ये सारी चीजें मैं आपको बता के आ चुकी हूँ। यूनिट की जो एसआई यूनिट, वर्क की जो एसआई यूनिट रहेगी वो रहेगी न्यूटन मीटर। और 1 न्यूटन किसके इक्वल होता है, जूल के इक्वल होता है। और जो डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी यहाँ पे, मीटर हो गया। तो आप इसको यहाँ पे देखो, हमने बोला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ पे फोर्स की यूनिट क्या रहती है, न्यूटन। और डिस्प्लेसमेंट की क्या रहती है, जैसे एफ इंटू एस है, तो फोर्स की न्यूटन होती है, और डिस्प्लेसमेंट है तो ये किसमें मापते हैं, मीटर में, तो न्यूटन मीटर हो जाएगी। और 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 जूल, तो आप जूल मीटर भी इसको लिख सकते हो। तो ये था हमारा ओल्ड जो कॉन्सेप्ट था फोर्स का, तो आपको ये पता होना चाहिए। उसके बाद जो सेकंड कॉन्सेप्ट आएगा हमारे पास, एनर्जीज का आएगा। तो जो हमारे पास सबसे पहले है कि दो एनर्जी है, एक तो मूवमेंट की वजह से होती है, जो एनर्जी मूवमेंट ऑफ आयंस की वजह से होगी उसको हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। और जो एनर्जी स्टोर होती है उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। और अगर आपने सिंपल एनर्जी की अब वो देखनी है, डेफिनेशन देखनी है, तो क्या हो जाएगी, द कैपेसिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट टू डू वर्क। जैसे हम खाना खाते हैं, खाने खाने से हमें एनर्जी मिलती है, उसी एनर्जी से हमें काम करने की हमारे अंदर अक्षमता होती है। तो वही चीज यहाँ पे है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी कैपेसिटी किसी भी काम को करने की, वो क्या कहलाती है, उसकी एनर्जी कहलाती है। और जो अगर मूवमेंट की वजह से हुई है तो काइनेटिक एनर्जी होगी, और अगर एनर्जी स्टोर हुई है तो क्या हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी। और मैकेनिकल एनर्जी किसके इक्वल होती है, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होती है। अब देखो, जो टोटल चेंज रहता है ना एनर्जी का, वो 0 रहता है। अगर किसी मोलिक्यूल है, जैसे यहाँ पे मैंने मोलिक्यूल ले लिया, अगर इसके मोलिक्यूल की जो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हुई, इंक्रीज हो गई,
तो उसी हाथ उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो डिक्रीज हो जाएगी, मीन्स ओवरऑल जो हमारे पास एनर्जी रहेगी ना वो कांस्टेंट रहेगी। तो यहाँ पे देखो एनर्जी क्या हो जाएगा, एनर्जी प्रोसेस्ड बाय ए बॉडी ड्यू टू वेट ऑफ इस मोशन, कि मोशन की वजह से जो एनर्जी होगी, अगर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है तो हमारे पास वर्क भी ज्यादा होगा। अब ये हमने फॉर्मूला देख लिया एफ इंटू एस का। अब हमें फोर्स का पता होता है किसके इक्वल होता है, एम ए के इक्वल। अगर नहीं पता है तो अब सुन लो कि जो फोर्स होता है वो किसके इक्वल होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन के इक्वल होता है, कि जितना हमारे पास मास है जितना एक्सीलरेशन है। अब एम ए हो गया हमारे पास, ये एफ की वैल्यू आ गई, इस वाली इक्वेशन में डाल लेंगे। और ये आपको पता होगा कि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s। तो मैं एक बार यहाँ पे दिखा देती हूँ। तो पहले मैंने जो कॉन्सेप्ट बोला वो ये बोला है कि जो ओवरऑल चेंज रहेगा ना, चेंज पोटेंशियल एनर्जी में और जो काइनेटिक एनर्जी में, वो कांस्टेंट रहेगा। कैसे कांस्टेंट रहेगा, जैसे हमने अगर हमने बोला कि देखो पोटेंशियल एनर्जी है जो स्टोर हुई हुई है, और काइनेटिक एनर्जी है जो मूवमेंट की वजह से होगी। अगर यहाँ पे मॉलिक्यूल्स में मूवमेंट हुई, मूवमेंट की वजह से यहाँ पे क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज होएगी, जितनी ज्यादा मूवमेंट उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी। तो इस वजह से तो हमारी एनर्जी में चेंज आना चाहिए, लेकिन सेम टाइम पे देखो इनकी पोटेंशियल एनर्जी भी तो डिस्टर्ब हो रही है। तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है, जितनी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी है वो डिक्रीज हो जाएगी। तो ओवरऑल चेंज ऐसे करके आपका कॉन्स्टेंट रहेगा। उसके बाद क्या है यहाँ पे कि हमारे पास देखो, हमने देखा कि जो वर्क डन है वो किसके इक्वल होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और फोर्स किसके इक्वल होता है, एम ए, मास इनटू में एक्सेलरेशन। तो यहाँ से वर्क क्या आया हमारे पास, एम ए एस, ये आया है ना। और थर्ड इक्वेशन ऑफ सेकंड इक्वेशन ऑफ सॉरी मोशन क्या होती है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो यहाँ से ए एस की वैल्यू बनाएंगे तो हमारे पास ये वाला 2 है ना, ये इधर आ जाएगा ए एस। तो क्या आएगा यहाँ पे, डब्ल्यू वर्क डन किसके इक्वल आ जाएगा, 1/2m, और ये हो जाएगा वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर। तो यही चीज सेम यहाँ पे बताई गई है। तो ये जो वर्क है ना हमारा, ये इसके इक्वल आ गया m इंटू में वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर को। इसीलिए हम जो काइनेटिक एनर्जी है, वर्क डन कहाँ से होगा, जब काइनेटिक एनर्जी हो मॉलिक्यूल की। तो इसीलिए जो हमारा ये फॉर्मूला निकल के आता, इसको हम क्या बोलेंगे, वी हमारे पास होता है फाइनल वेलोसिटी और u होता है इनिशियल वेलोसिटी। तो यहाँ पे ओवरऑल हमने रख दिया वी स्क्वायर। वी में क्या हो जाएगा, अगर हमने चेंज निकालना है तो कैसे हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल। तो ओवरऑल जो हमारा फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी का क्या निकल के आया, 1/2mv स्क्वायर। तो ये वाला जो पेज है हमारा हो चुका है, मेरी तरफ से मैंने इसको समझाने की पूरी कोशिश की है। उसके बाद क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी किसकी वजह से होती है हमारे पास, कि वो हमारे पास क्या होती है, स्टोर होती है, जो स्टोर होगी। तो यहाँ पे देखो इसमें क्या होता है, ये मेनली किसकी वजह से होती है, ग्रेविटी की वजह से होती है जो पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो ये क्या होता है, एफ इंटू में एस। तो वहां पे हमने एम ए रखा था ना, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, फोर्स है तो यहाँ पे ग्रेविटी है। ए क्या होता है, एक्सीलरेशन ही होता है ना। तो इन टर्म्स ऑफ ग्रेविटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी देखेंगे ना हम, तो क्या हो जाएगा, ये जी हो जाएगा। और ये क्या है, एच कितनी हाइट की वजह से हुआ है, जो ये वाला फोर्स कितनी हाइट की वजह से हुआ, तो ये हमारे पास हो जाएगा एच। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास ये हो गया, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास 1/2mv स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पे दो फॉर्मूले हमारे पास आ चुके हैं। इसी पे बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे मैं आपको दिखाऊंगी पीवाईक्यू में 19 स्लाइड है हमारे पास 19। तो ये आया, जो हमारे पास जो ये होता है ना पोटेंशियल एनर्जी, वो किसकी वजह से होती है, जब हम हाइट की तरफ मूव करते हैं ना तब होती है ये। तो वर्क इज डन अगेंस्ट ग्रेविटी, ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क डन किया जाता है। तो ग्रेविटी फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी mg, और हाइट कितनी हो जाएगी h, तो हम mgh हो जाएगा। ये जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करती है, वो पाथ पे डिपेंड नहीं करेगी। उसके बाद ये वाली चीज आपको पता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में हम उसको बदल सकते हैं, लेकिन उसको टोटली हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते। ये वाली चीज मैंने बताई है ना, जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी है ना, वो कॉन्स्टेंट रहेगी। अगर हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही, इंक्रीज हो रही है, तो ये डिक्रीज हो जाएगी। और दूसरे केस में अगर ये डिक्रीज हुई है तो ये इंक्रीज हो जाएगी। ओवरऑल क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो ये चीज यहाँ पे लिखी है, डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज काइनेटिक एनर्जी, कि अगर हमने इसकी पोटेंशियल एनर्जी को डिक्रीज किया है तो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज हो जाएगी। अब हमारे पास क्या है, पावर। पावर हम किसको बोलते हैं, तो पावर देखो, पावर क्या होगा, किसी भी काम को करने का रेट। अब रेट क्या होता है,
रेट क्या हो जाएगा हमारे पास, वर्क अपॉन टाइम। कि देखो पावर का मतलब क्या है, काम करने की अक्षमता। अब काम करने की अक्षमता हम कैसे बताएंगे कि कितना, इतना काम कर देते हैं हम और इतने टाइम में कर देते हैं, तो सिंपल ये चीज हमने यहाँ बताई है। तो पावर क्या हो जाएगा, वर्क अपॉन टाइम। पावर क्या हो जाएगा, वर्क अपॉन टाइम। तो वर्क अपॉन टाइम और वर्क है, जब हमने पोटेंशियल एनर्जी के केस में देखा था तो ये क्या था, mgh था, डिवाइड बाई टी। तो mgh बाई टी ये वाला हो जाएगा इसका। और इसकी जो कमर्शियल यूनिट होती है वो क्या होती है, 1 किलोवाट आवर। और 1 किलोवाट आवर है वो किसके इक्वल होता है, इतने जूल्स के इक्वल होता है। इतने जो 3.6 10 की पावर 6 जूल्स। तो ये वाली चीज आप याद रख लेना किसके जूल्स के इक्वल होता है। बाकी ये कैसे निकाला होगा इन्होंने, किलो को है, हम इनको सिंपल वाट में बदलेंगे। वाट सेकंड क्या होता है, जूल होता है। तो यहाँ पे वाट हो गया हमारे पास। और उसके बाद हावर्स को हम बदलेंगे कैसे, एक हावर में 60 मिनट है। और हमारे पास क्या हो जाएगा, हमें चाहिए सेकंड में, तो ऐसे करके आप इसको चेंज कर सकते हो। इसमें चेंज हो जाएगा ये हमारे पास इतने जूल्स में, तो ऐसे इनको आपने करना है। ठीक है, तो आप, तो ये चीज हो गई ना सेम, एक बार करके दिखा रही हूँ। देखो 6 6 जा 30, 36 हो जाएगा। और यहाँ पे 1 2 3 4 5 10 की पावर आएगा 5। लेकिन यहाँ पे पॉइंट लगाने की वजह से, यहाँ पे अगर हमने पॉइंट लगाया है तो यहाँ पे एक पावर और ऐड हो जाएगी। तो ऐसे करके ये चीज बताई गई है कि 1 किलोवाट आवर किसके इक्वल होता है। तो 1 किलोवाट आवर है वो क्या होगा, किलो को हमने बदला तो 1000 से मल्टीप्लाई हुई, और हावर को हमने सेकंड में बदला तो 60 मिनट, और 1 मिनट में 60 सेकंड। तो ऐसे करके ये आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद है ये वाला कॉन्सेप्ट मैंने वापस से लिखा हुआ है। जो जो मैंने लिखा हुआ है ना मैं पूरा समझाऊंगी। तो ये हमने देख लिया कि वर्क डन किसके इक्वल होता है, एफ एस कोस थीटा के इक्वल होता है। कैसे पॉजिटिव नेगेटिव है वो मैंने बता दिया। इसकी एसआई यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर, हो सकती है जूल बोल सकते हैं आप। इसके सीजीएस सिस्टम में अगर इसकी यूनिट पूछी जाए तो आपसे अर्ग होगी। अब यहाँ से हमने बोला कि वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट बोला है ना। अब फोर्स है, फोर्स को हम क्या बोलते हैं, मास इंटू में एक्सीलरेशन इंटू में डिस्प्लेसमेंट है ना। और ये एम क्या हो जाएगा, एक्सीलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, यही होता है। मल्टीप्लाई में ये वाली चीज सेम रहेगी। उसके बाद एम, यहाँ पे देखो वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो यहाँ से आया डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, और एक टाइम पहले से है, और इनटू में आया एस। अब देखो ये मास है, इसको हम किस इसके लिए क्या लिखते हैं, हम यहाँ पे फॉर्मूले में अगर डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना तो एम। डिस्प्लेसमेंट को हम किस में मापेंगे, मीटर में मापेंगे। और मीटर की जो लेंथ होती है, यूनिट होती है, वो क्या होती है, लेंथ। तो 1 मीटर यहाँ से आया, यहाँ पे भी डिस्प्लेसमेंट ही है ना, तो 1 मीटर यहाँ से आया तो एल की 2 हो जाएगी। अब ये टाइम है, टाइम को हम किससे दिखाते हैं, बड़े वाले टी से दिखाते हैं। लेकिन ये ऊपर जाएगा तो ये टाइम की -2 हो जाएगा, तो ये भी टी की -2 हो जाएगा। ऐसे आप इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी निकाल सकते हो, ml² टी की -2। ठीक है, उसके बाद टाइप्स ऑफ फोर्स हमने पढ़ लिए। पॉजिटिव नेगेटिव कैसे होता है, कि पॉजिटिव नेगेटिव कैसे होता है ये मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद देख लेते हैं एनर्जी, वापस से आ गई कि एनर्जी हम कैसे बताएंगे। काइनेटिक एनर्जी हमने देख लिया, मोशन की वजह से होगी, और इसका फॉर्मूला ये रहेगा, ये भी हमने देख लिया। उसके बाद क्या, पोटेंशियल एनर्जी। तो ये स्ट्रिंग वाली है ना, वो आपने देखनी है एक बार। अगर हमने स्ट्रिंग है उसकी एनर्जी हमने देखनी हो तो वो किसके इक्वल होती है, एफ इज इक्वल टू -के एक्स के इक्वल होती है। के यहाँ पे ये रहता है कि कितना फोर्स हम उस पर लगाते हैं। जैसे हमारा ये स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग है, और ये वाला स्ट्रिंग है ना, इसको हम ऐसे खींचेंगे तो एक ये क्या होगा, वापस से इसी पोजीशन लेगा। तो इसमें कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ वो तो हम दिखाते हैं एक्स से, कि जितना हमने इसको खींचा है वो वाली चीज रहेगी एक्स से। और के हमारे पास क्या रहेगा, स्प्रिंग कांस्टेंट रहेगा। के क्या रहेगा, स्प्रिंग कांस्टेंट। फोर्स की एबिलिटी हम यहाँ से देखेंगे कितना फोर्स हमने लगाया। और अब ये माइनस साइन क्यों लगता है, माइनस साइन इसी लगता है, देखो जैसे ये स्प्रिंग मैंने खींचा इधर, तो जैसे ही हम छोड़ेंगे ना तो एक रिस्टोरिंग फोर्स है वो इसकी अपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा। तो इसीलिए हम यहाँ पे माइनस साइन लेते हैं, किसकी वजह से, रिस्टोरिंग फोर्स है वो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट काम कर रहा है, कि इसको वापस उसी पोजिशन पे लाने के लिए जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो जो फोर्स है ना उसकी अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे माइनस साइन आता है। तो ये वाली फॉर्मूला आपने याद रखना, एस इज इक्वल टू -kx। और एक ये, अगर हमने ये पोटेंशियल एनर्जी के केस में देखा तो ये हो जाएगा। अदरवाइज फोर्स भी क्या होता है, 1/2 kx। इन एनर्जी के केस में क्या हो जाएगा, 1/2 kx स्क्वायर। और एक ये हमारे पास हो जाएगा -के kx।
उसके बाद पावर हमने देख लिया, रेट ऑफ डूइंग वर्क होता है, वर्क बाय टाइम होता है, ये एफ एस कोस थीटा, सिंपल है ये तो। और इस पावर की यूनिट क्या होती है हमारे पास, वाट होती है। और ये भी हमने देख लिया 1 किलोवाट आवर में क्या होगा। ये मैंने दो अलग अलग जगह से नोट्स बनाए हुए हैं ना, तो दोनों आपको समझा दिए। उसके बाद छोटा सा कॉन्सेप्ट रहता है इलास्टिक का और इन इलास्टिक का। एक होता है हमारे पास इलास्टिक कोलोइजन और एक होता है इलास्टिक कोलोइजन। तो देखो कोलोइजन में क्या होता है, जैसे हमने एक बॉडी ली है ए और एक बॉडी ली है बी, तो अगर ये कोलाइड कर गई ए बी, ठीक है, और आफ्टर कोलोइजन है वो वापस से जैसे थे ना वैसे ही हो गए, मीन्स उनमें कोई भी चेंज नहीं हुआ, तो इसको हम बोलते हैं इलास्टिक कोलोइजन। तो इलास्टिक कोलोइजन में जो हमारी काइनेटिक एनर्जी है वो भी कंजर्व रहेगी और जो मोमेंटम है वो भी कंजर्व रहेगा, चेंज नहीं होगा, ना तो काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी ना ही मोमेंटम चेंज होएगा। और इन केस ऑफ इन इलास्टिक कोलोजन, जैसे कि मेरी बॉडी है ए और ये है बी, यहाँ पे इनका कोलोजन हो गया, तो इनकी जो वो है ना वो चेंज हो जाए। जब इनकी जो काइनेटिक एनर्जी है या जो मोमेंटम है वो चेंज हो जाए तो हमारे पास क्या होगा, इन इलास्टिक मोमेंटम नहीं सॉरी, जो इनकी काइनेटिक एनर्जी है कोलोजन की वजह से इनकी जो काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाएगी। तो इन इलास्टिक के केस में क्या होगा, यहाँ पे मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा, मोमेंटम में कोई चेंज नहीं होएगा, और जो इसकी काइनेटिक एनर्जी है वो चेंज हो जाएगी इन इलास्टिक कोलोइजन में। इलास्टिक है तो कोई भी काइनेटिक एनर्जी का चेंज नहीं दिखेगा, ना ही मोमेंटम का। इन इलास्टिक है तो मोमेंटम में कोई चेंज नहीं होगा, काइनेटिक एनर्जी है वो उसकी चेंज हो जाएगी। उसके बाद चलते हैं हम पीवाईक्यू पे। तो सबसे पहला पीवाईक्यू इसका आया हुआ है, देखो, ड्यूरिंग इन इलास्टिक कोलोइजन बिटवीन टू बॉडीज विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज ऑलवेज रिमेन कंजर्व। अगर इन कौन सा कोलोइजन हुआ, इन इलास्टिक कोलोइजन, तो इन इलास्टिक कोलोइजन में कौन सा होता है, मोमेंटम कंजर्व रहता है, काइनेटिक एनर्जी नहीं रहती, मैकेनिकल एनर्जी नहीं, और दोनों भी नहीं रहते, अकेला मोमेंटम रहता है। ये वाला क्वेश्चन आया हुआ था आपका। उसके बाद है देखो ये वाला आया स्प्रिंग वाले क्वेश्चन पे। टू स्प्रिंग्स ए एंड बी आर स्ट्रेच बाई अप्लाइंग फोर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड। देखो एक स्प्रिंग है ए और एक है बी, दोनों को हमने इक्वल मैग्नीट्यूड के फोर्स पे रखा है, मींस क्या फोर्स है वो दोनों के लिए, अगर मैंने इसके लिए 1 लिखा है, इसके लिए एक से फोर्स मैंने दिखाया, इसके लिए बी से दिखाया, तो वो दोनों को इक्वल दिखाया गया है, ठीक है। एनर्जी स्टोर्ड इन ए इज ई, और ए में जो एनर्जी स्टोर है वो ई है, और हमने बी वाली जो एनर्जी है ना वो बतानी है कि कितनी रही होगी, ई की फॉर्म में ही बताएंगे, ठीक है। तो कैसे बताएंगे, यहाँ पे हमें पता है कि एफ ए किसके इक्वल होगा, एफ किसके इक्वल होता है, अभी पढ़ के आए ना, के एक्स के इक्वल होता है, माइनस ऑफ के एक्स के इक्वल होता है, यही हम पढ़ के आए हैं। तो ये क्या हो जाएगा, के ए एक्स ए, और वो किसके इक्वल होगा, माइनस ऑफ के बी एक्स बी, यही होगा ना, माइनस से माइनस कैंसिल। और क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि के ए किसके इक्वल है, 2 KB के इक्वल है, तो के ए के प्लेस पे हम क्या रखेंगे, 2 KB एक्स ए, और ये हो जाएगा KB एक्स बी। तो यहाँ से देखो केबी से केबी कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बचा हमारे पास, 2XA इज इक्वल टू एक्स बी। तो एक्स ए की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, XB/2 आ गई, इतना हमारे पास आया। ये वाला चीज हमने किससे की, इन्होंने बोला था फोर्स है वो इक्वल मैग्नीट्यूड है, तो यही चीज मैंने देखो आपको पीवाईक्यू में भी करवाई हुई है कि एफ किसके इक्वल है, माइनस के एक्स के, तो के ए एक्स ही हो जाएगा, के बी एक्स भी हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास ये वाली वैल्यू आ गई। अब हमारे पास एनर्जी क्या होती है, 1/2 के एक्स स्क्वायर, ये भी अभी पढ़ के आए हैं। अगर ई ए के केस में हम देखेंगे तो ये क्या हो जाएगी, 1/2 के, अलग से ही बताती हूँ। तो देखो ई ए के केस में अगर हम देखेंगे तो ये क्या हो जाएगी, 1/2 के ए एक्स ए स्क्र, लेकिन हमें ई ए को एनर्जी बनानी है बी की टर्म में, तो यहाँ पे ई ए ही रहेगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो 1/2 के ए के प्लेस पे के बी की फॉर्म में हम क्या लिख सकते हैं, के ए के प्लेस पे हम 2 KB रख सकते हैं। पहले बी वाली की लिखते हैं उसके बाद बनाएंगे, क्योंकि इनमें रिलेशन बताना है ना, तो पहले बी वाली लिखेंगे। एक मिनट, तो यहाँ पे हमने लिखा बी ए, तो ये हो जाएगा के बी और एक्स बी का स्क्वायर। अब इसमें ए वाली वैल्यूज डाल दो, तो कैसे डालेंगे, तो देखो 1/2 के बी के प्लेस पे हम क्या डाल सकते हैं, के बी के प्लेस पे हम डाल सकते हैं KA/2, तो KA/2, और एक्स बी के प्लेस पे हम डाल सकते हैं 2XA,
और ये का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ठीक है। तो ये हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे हम इसको सोल्व करेंगे तो 1/2 के ए और ये 2 जा 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा एक्स ए का स्क्वायर डिवाइड बाई 2। तो इसको हमने 2 से कैंसिल किया तो ये क्या आया 2 के ए एक्स ए स्क्वायर बाई 2। अब हमें पता है कि ये वाला जो फॉर्मूला होता है ना ये किसका होता है ई ए का होता है। तो ई बी हमारे पास क्या आई 2 ई ए के इक्वल आई। तो यही चीज हमसे पूछी गई है। तो ये वाला क्वेश्चन देखो अगर आपने कॉन्सेप्ट लगाने आते हैं तो फिर क्या कोई ये क्वेश्चन मुश्किल था। बस कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंथी है और ये थोड़ा सा आपको आना चाहिए तो हमारे पास ऑप्शन 2 है वो करेक्ट हो जाएगा ऐसे करके। उसके बाद क्या है यहाँ पे देखो ये वाला क्वेश्चन भी आया हुआ है पहले ही। ए मास ऑफ 5 किलोग्राम इज मूविंग अलोंग ए सर्कुलर पाथ। हमारे पास मास गिवन है 5 किलोग्राम का एक सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है। तो हमने बताना है कि इस उसकी जो रेडियस है वो कितनी है 1 मीटर है। हमने क्या बताना है कि मास मूव विथ 300 रिवोल्यूशन। तो कितने रिवोल्यूशन हुए होंगे 300 रिवोल्यूशन है वो वहां पे हुए होंगे। तो हमें बताना है कितने मिनट में 1 मिनट में। तो टाइम कितना हुआ 1 मिनट इट मीन 60 सेकेंड। तो वहां पे हमें इसकी काइनेटिक एनर्जी बतानी है। तो देखो जो चीजें दी गई हैं वो हमने लिख ली। अब हम इसकी काइनेटिक एनर्जी कैसे बता सकते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 mv स्क्वायर 1/2 mv स्क्वायर। तो मास हमारे पास गिवन है। अगर हम यहाँ पे कहीं से भी करके v की वैल्यू बना लें तो हो जाएगा। अब v क्या होता है यहाँ पे वेलो स्पीड होता है या वेलोसिटी होती है। तो स्पीड हमारे पास क्या होती है डिस्टेंस बाई टाइम। ये वाला तो नॉर्मल फॉर्मूला टाइम भी है हमारे पास। अगर हमारे पास कहीं से भी करके डिस्टेंस आ जाए तो हम निकाल देंगे। तो अब डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। तो डिस्टेंस निकालने के लिए भी तो इन्होंने कुछ हिंट दी है ना। यहाँ पे क्या बोला 300 रिवोल्यूशन हुए हैं सर्कुलर। तो एक जब हमारे पास सर्कल होता है ना उसकी सरकमफेरेंस क्या होती है 2πr। तो टोटल वो यहाँ से अगर यहाँ से चला और यहाँ से अगर डिस्टेंस निकालना हो तो 2πr से निकालते हैं। रिवोल्यूशन कितने हैं 300 है। तो ये हो जाएगा 300 ठीक है। तो अब देखो 2 है पाई है आर की वैल्यू 1 दी गई है तो ये आएगा 300। तो ये कितना हो गया 600 पाई हो गया हमारे पास टोटल डिस्टेंस। डिस्टेंस आ गया 600 पाई और टाइम कितना है हमारे पास 1 मिनट मीन्स क्या हो जाएगा 1 मिनट मीन 60 सेकेंड। तो ये कटेगा और यहाँ से 10 पाई। तो हमारे पास क्या आया ये 10 पाई आ गया। स्पीड 10 पाई आ गई। मास हमारे पास 5 है। तो क्या हो जाएगा 1/2 मास 5 है और ये आएगा 10 पाई इंटू में 10 पाई क्योंकि स्क्वायर है। तो 2 5 जा और ये क्या हो जाएगा 5 5 जा 25 250 पाई स्क्वायर। तो निकाल लो 250 पाई स्क्वायर। तो ऑप्शन 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। ऐसे करके एक बार मैं आपको रिवाइज करवा देती हूँ। यहाँ से क्या था हमने लिखा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जो निकालना था 1/2 mv स्क्वायर हमारे पास आया। तो मास हमारे पास गिवन है स्पीड नहीं था। तो अब हमें पता है कि स्पीड क्या होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है। टाइम हमारे पास गिवन है डिस्टेंस हमें निकालना है। तो डिस्टेंस के लिए हमें क्या दिया गया है सर्कल दिए गए हैं। एक सर्कल की सरकमफेरेंस 2πr होती है। एक रिवोल्यूशन की यहाँ पे 300 दिए तो 300 से मल्टीप्लाई की टोटल डिस्टेंस आ गया। और अब हमारे पास डिस्टेंस से हमने स्पीड निकाली और यहाँ पे हमने रख दिया। तो हमारा आंसर आ गया ऑप्शन 3। ऐसे आपने इसको करना था। तो देखो फॉर्मूले तो सारे वही है ना बस आपको लगाने आने चाहिए। इन द वेटलेसनेस बॉडीज यहाँ पे क्या होता है अगर वेटलेसनेस की कंडीशन है तो देखो वेटलेसनेस ही दिखा दिया कि हमारे पास वेट तो है ही नहीं। तो उसका मतलब क्या है कि हैव नो वेट नो इनर्शिया। इनर्शिया तो होगा हैव वेट वेट तो होगा नहीं वेट यहाँ पे भी नहीं होगा। तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। इनर्शिया क्या होता है कि कोई भी बॉडी है ना वो अपने अंदर कोई भी चेंज होने से रोकती है उसको हम बोलते हैं इनर्शिया। तो इनर्शिया तो होएगा वेटलेसनेस की कंडीशन में यहाँ पे वेट नहीं होएगा। उसके बाद देखो ये है how much mass is converted into energy per day in तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट ऑपरेटेड। तो यहाँ पे हमें पावर दी गई है 10⁻⁶ किलो वाट। अगर मैं इसको किलो से 1000 से मल्टीप्लाई करूँ वाट में बदलने के लिए तो 10⁹ वाट। तो देखो हमें क्या बतानी है यहाँ पे मास बताना है। तो अब हम मास कैसे बताएंगे जो चीजें हमें पता है ना उनके अकॉर्डिंग बताएंगे। तो देखो पावर गिवन है अगर हम बहुत सोचे तो हमें पावर का फॉर्मूला याद आएगा वर्क अपॉन टाइम है ना। और वर्क की फॉर्म में ही हम किसको लिख सकते हैं एनर्जी को लिख सकते हैं। ये चीज भी हमें पता है कि एनर्जी अपॉन टाइम। अब आपने आइंस्टीन इक्वेशन पढ़ी होगी जहाँ पे क्या होता है E = mc² होता है उसी में मास आता है। तो mc² बाई में टाइम।
तो यहाँ से हम मास निकाल लेंगे। स्पीड सबको पता है, अगर स्पीड गिवन होती तो ठीक था, नहीं तो हम लाइट वाली ले लेंगे, 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड। मास हमारे पास निकालना है हमें, और बाकी चीजें सी हमारे पास ये यहाँ से आ जाएगी। और टाइम हमारे को गिवन है, 1 डे गिवन है कि एक दिन में कितना होगा, तो एक दिन में कितनी सेकंड होंगी। तो देखो कैसे निकालते हैं हम, एक दिन में कितने घंटे होते हैं, पहले 24 घंटे होते हैं, और एक घंटे में कितनी मिनट होती है 60, और एक मिनट में कितनी सेकंड होती है 60। तो ऐसे हमारे पास क्या आ गया, टाइम भी आ गया, सारी चीजें आ गई। निकाल लो एक बार इसको, देखो कैसे निकाल लेंगे। तो हमें m की वैल्यू निकालनी है, तो m क्या आया, पावर इंटू में टाइम, और नीचे m c²। तो पावर की वैल्यू क्या है, 10⁹ वाट। टाइम की वैल्यू कितनी है, 24, 60 और 60। एम मास हमने उधर लेके गए हैं, हम मास को, एक मिनट, मास इधर रखा है हमने, तो क्या आया, पावर इंटू टाइम, और नीचे m हटाओ c², तो 3 × 10⁸ का स्क्वायर, यही चीज है। उसके बाद देखो क्या आएगा, 10⁹ और ये हो जाएगा 24, और ये 60 मल्टीप्लाई में 60, और ये हो जाएगा 9, और 10 की पावर जैसे मल्टीप्लाई होती है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 और 8 पावर ऐड होके 16 हो जाएगा। तो यहाँ पे आया 10 की पावर 16। तो इसको काटो, 2 पे कितना कटा, ये 3 पे सॉरी 20, और ये 3 से 9, और ये वापस से 3 पे 20। हाँ, तो ये आया ना। उसके बाद देखो यहाँ पे 10 की पावर कितनी है, 16 है, और ऊपर हमारे पास कितनी है, 10 की पावर 9 है। तो देखो इसको एक बार, यहाँ से हम लिखेंगे क्या, m हमारे पास कितना आया, देखो यहाँ से 10, यहाँ से 10, यहाँ से, तो ऊपर हमारे पास जो 10 की पावर है वो कितनी हो गई, 9, 10 11 हो गई, 10 की पावर 11। तो यहाँ पे 24 2 जा 48, और 2 जा क्या हो जाएगा 96, मल्टीप्लाई में 96, और ये 10 की पावर 16 है वो ऊपर जाएगा, 10 की पावर 16। तो यहाँ से माइनस के हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 96, और 10 की पावर है वो -5 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये वाला आंसर किस में आया, किलोग्राम में आया, लेकिन हमारे को आंसर किस में दिया, ग्राम में दिया, तो इसकी हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे ग्राम। तो यहाँ से हमारे पास आएगा 96 10 की पावर -2 ग्राम, तो ये आएगा 0.96 ग्राम। तो ऐसे आप इसको कर सकते हो। तो एक बार ये यहाँ से इसका सोल्यूशन भी देख लो, अगर स्क्रीनशॉट लेना तो वो ले सकते हो। पावर क्या हुआ, वर्क बाय टाइम, एनर्जी बाय टाइम भी लिख सकते हैं। अब एनर्जी क्या होती है, mc²। सी हमारे पास कुछ नहीं गिवन, तो स्पीड ऑफ लाइट ले लिया हमने। टाइम कैसे निकाला, एक डे में 24 घंटे होते हैं, एक घंटे में 60 मिनट होती है, और एक मिनट में 60 सेकंड होती है। उसके बाद सारी वैल्यूज हमने डाली, ऐसे हम मास की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो ऑप्शन 4 हमारा इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 13 तो वैसे ही बोल दिया, स्लाइड 13 है। द हाइट ऑफ नियाग्रा फॉल्स इज 50 मीटर। यहाँ पे हमें हाइट दी गई है नियाग्रा फॉल्स की, जैसे ऐसे नहीं होता पानी गिरता है, तो वहां पे जे की वैल्यू गिवन है। अब यहाँ पे जे क्या होता है, ये होता है मैकेनिकल वर्क, ये जे होता है ना हमारे पास, ये क्या होता है, मैकेनिकल वर्क होता है, जो किसके इक्वल होता है, हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी डिवाइड बाय हीट एनर्जी के इक्वल होता है। ये आपका हाई लेवल का है क्वेश्चन, तो साथ में ही ले लिया मैंने। जे किसके इक्वल होता है, मैकेनिकल वर्क होता है, ये किसके इक्वल होगा, पोटेंशियल एनर्जी बाई में हीट एनर्जी होता है, पोटेंशियल एनर्जी बाई में हीट एनर्जी। अब यहाँ पे देखोगे हमें क्या बताना है, यहाँ पे टेम्परेचर एट द डिफरेंस बताना है, टेम्परेचर में टॉप लेवल पे और बॉटम लेवल पे। यहाँ पे ये इसका टॉप है, यहाँ पे इसका बॉटम है। तो देखो टेम्परेचर में चेंज बताना है, तो कौन सा टेम्परेचर ज्यादा होगा, तो जो जब जैसे ही यहाँ पे सरफेस पे पानी गिरेगा तो एकदम से इसके मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, तो टेम्परेचर जो नीचे का है ना वो इंक्रीज होगा। तो चेंज हम कैसे बताएंगे, टी बॉटम में से टी टॉप वाला, तो ये वाला चेंज रहेगा। तो इस वाले चेंज को हम कैसे बताएंगे, हमारे पास जे की वैल्यू गिवन है 4.2, बाकी हमारे पास क्या गिवन है, हाइट गिवन है, तो सारी चीजें हम यहाँ पे लिखेंगे। हाइट गिवन है, यहाँ पे लिख लेते हैं एक बार, क्योंकि ऊपर स्लाइड रखेंगे ना। एच कितनी है, 50 है, और उसके बाद जे की वैल्यू कितनी गिवन है, 4.2 गिवन है। तो कैसे निकालेंगे, तो देखो यहाँ पे क्या बोला मैंने कि जे किसके इक्वल होता है, पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल होता है, mgh, और जो हमारे हीट एनर्जी होती है वो किसके इक्वल होती है, ms डेल्टा टी। तो यहाँ पे ये स्पेसिफिक हीट होती है वाटर की, और डेल्टा टी हो गया चेंज इन टेम्परेचर। तो ये आया 4.2, और उसके बाद हमारे पास मास से मास कैंसिल, जी की वैल्यू क्या होती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की
इक्वल टू 9.8 और एच की वैल्यू हमारे पास 50 गिवन है, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, एस की वैल्यू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर होती है 100 और टी क्या होती है डेल्टा टी, इसकी वैल्यू हमने निकालनी है। तो डेल्टा टी को इधर लेके आए, 4.2 को इधर लेके आए, तो सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा। तो इसको आप अपने लेवल पे करके देख लेना। एक बार इसका सोल्यूशन मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे यही चीज बताई गई है कि जे किसके इक्वल होगा, पोटेंशियल एनर्जी डिवाइड बाई हीट एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी को हम एमजीएच से दिखाते हैं, ये हमारे पास एम एस डेल्टा टी हो जाएगा। एस क्या है, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, वो 100,000 के इक्वल होती है। तो यहाँ पे जी की वैल्यू 9.8 है, एच की वैल्यू हाइट 50 है, स्पेसिफिक हीट 1000 और डेल्टा टी हमारे पास ये हो गया। तो यहाँ से ऐसे करके सोल्व करोगे तो आप ये वाला वैल्यू आ जाएगी, ऑप्शन ए। उसके बाद क्वेश्चन 14, तो ये वाले देखना। अब जो ये क्वेश्चन आएंगे ना 3 4 5 जो भी आएंगे वो सारे आपके 23 के आई है। तो ये वाले देखो, ए बल्ब ऑफ 210 वाट विल प्रोड्यूस हीट इन कैलोरी विद इन 5 मिनट। तो हमें बताना कितनी हीट वो प्रोड्यूस करेगा। तो हीट क्या होती है, पावर इंटू में टाइम। इस फॉर्मूले का आपको पता होना चाहिए था। हीट क्या होती है, पावर इंटू टाइम। तो हीट हमें बतानी है, क्या पावर दी गई है यहाँ पे 210 वाट दी गई है, और टाइम कितनी दिया गया है 5 मिनट दी गई है। तो सेकंड में बदलेंगे तो इसकी 60 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 5 इंटू 60। तो देखो एक ही फॉर्मूला था ना बस, तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा 63,000 जूल। लेकिन इन्होंने आंसर में क्या पूछा गया है, हमें कैलोरी में आंसर दिया गया, और साथ में ये वाली चीज भी मेंशन है, तो इसका भी हमने टेंशन नहीं लेनी। तो हमें पता है कि 1 जूल में कितने कैलोरी हो जाएंगे। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 4.2 जूल है, वो 1 कैलोरी के इक्वल होता है। अगर मैं 1 जूल की वैल्यू निकालूंगी तो वो क्या हो जाएगी, 1 में 4.2 कैलोरी, और निकालने कितने के लिए है, 63,000 के लिए निकालनी है। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये 15,000 आ जाएगा। तो ऐसे करके हमारा ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। तो देखो अगर फॉर्मूला आपको ये पता था कि हीट किसके इक्वल होती है, पावर इंटू टाइम, और इसके साथ आपका एक फॉर्मूला आप ये याद रख सकते हो, ये क्या किसके इक्वल होती है, आई स्क्वायर आर टी के इक्वल होती है। तो अगर ये वाला फॉर्मूला आपको पता था पावर इंटू टाइम वाला, तो ये क्वेश्चन आपका हो जाता। उसके बाद है नेक्स्ट, ए ब्लॉक ऑफ मास 5 किलोग्राम, मास है 5 किलोग्राम, टेबल टॉप पे है। इफ ब्लॉक लेंथ है उसकी 10 सेंटीमीटर है, और ब्रेथ है उसकी 20 है, और हाइट है उसकी 40 है। तो जो ब्लॉक होता है देन प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्लॉक ऑफ मास m। तो हमें बताना प्रेशर कितना होगा। तो यहाँ पे देखो प्रेशर कितना होगा, पहले हमारे पास लेंथ ब्रेथ गिवन है, तो हम क्या कैसे निकालेंगे, प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स बाय एरिया। जितना फोर्स होगा लगेगा उस पर डिवाइड बाय उसका एरिया। तो जैसे ही हमारे पास क्या दिया गया है कि एक ब्लॉक ऑफ एम है, एक टेप या जैसे एक टेबल का टॉप है, टेबल का टॉप है उस पे ये दिया गया, एक बॉक्स रखा गया है। तो यहाँ पे हम इसकी क्या कंसीडर करेंगे, इसकी जो लेंथ होगी और इसकी जो लेंथ होगी और इसकी जो ब्रेथ होगी वो हम यहाँ पे काउंट करेंगे, क्योंकि इसके जो एरिया में है ना बॉक्स में वही आएंगी, क्योंकि प्रेशर तो उन्हीं के द्वारा एक्सर्ट होगा। तो यहाँ पे फोर्स हो गया और यहाँ पे एरिया हो गया। अब फोर्स क्या होता है हमें पता है, यहीं से बता देती हूँ मैं। फोर्स क्या होता है, mg के इक्वल होता है, और एरिया क्या है, यहाँ पे लेंथ इंटू में ब्रेथ है, लेकिन यहाँ पे सेंटीमीटर में गिवन और आंसर में मीटर है। तो लेंथ को भी हमने मीटर में बदल दिया और ब्रेथ को भी हमने मीटर में बदल लिया, और यहाँ पे वैल्यूज डाली, तो ये आंसर हो जाएगा हमारा 2450। तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। तो देखो ये वाली क्वेश्चन है ना, अभी आपको लगेगा कि हमें आ गए, अगर ऐसा आएगा तो एक बार इन्हीं क्वेश्चन को आप अपने लेवल पे निकाल के देख लेना। यही चीज मैं बार बार बोलती हूँ, मैं समझाती हूँ तो आसान लगता होगा, लेकिन एक बार खुद से निकाल लेना, बस एक बार मेरे ऐसे ही निकाल लेना, ठीक है। टेबल टॉप आएगा यहाँ पे, कि टेबल टॉप पे उसने कितना फोर्स लगाया होगा, तो सिंपल प्रेशर क्या हो गया, फोर्स बाई एरिया, कि कितना फोर्स लगाया है और कितने एरिया पे लगाया। तो देखो यहाँ पे इसकी लेंथ और ब्रेथ काउंट होंगे ना एरिया में, तो भी कितना एरिया है, इतने एरिया में फोर्स यही लगाएगी लेंथ और ब्रेथ। तो इसलिए आपको ये नहीं सोचना कि हाइट का यहाँ पे क्या काम दिया गया था। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन भी इसी में आया है। तो यहाँ पे देखो एक पोर्टर है, वो लिफ्ट करता है एक लगेज को जिसका मास है 15 किलोग्राम फ्रॉम द ग्राउंड एंड पुट इन ऑन इट हेड 2 मीटर। और उसने अपने हेड पे जो डिस्टेंस है वो कितना है, 2 मीटर है। और वर्क डन हमें बताना है, वर्क डन किसके इक्वल होगा। अगर पोर्टर ने देखो सर पे उठाया है ना, सर पे उठाया है ना, हाँ, तो उस पे कोई तो फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा होगा। पहले तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, अब यहाँ पे वो फोर्स है उस बॉक्स पे नीचे की साइड है, वो ग्रेविटी तो लग रही होगी, तो इसमें इसकी वैल्यू हम क्या रखते हैं, मास भी आना चाहिए। मास का भी तो इंक्लूड है ना, मास दिया गया तो mg इंटू एस। तो मास की वैल्यू कितनी है, 15 है, जी की वैल्यू हमारे पास 2 है, और एस की वैल्यू, जी की सॉरी वैल्यू 10, वैसे तो 9.8 होती है, लेकिन यहाँ पे हम 10 रख लेंगे कैलकुलेशन के लिए। एस की वैल्यू क्या है, 2 है।
तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो 300 न्यूटन मीटर, ऑप्शन 1 आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 17, तो ये वाला भी आपका उसी में आया, अभी की बार आया है 23 में। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम मूविंग इज वेलोसिटी इज दिस। हमें काइनेटिक एनर्जी दी गई है क्या, 25 जूल, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 mv², और कितनी गिवन है 25 जूल, और साथ में वेलोसिटी दी गई है 5 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, m 5 दी गई है 5 मीटर पर सेकंड, तो ये हो जाएगा 25 जूल। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, m 25/2 और 25 जूल, तो m क्या हो जाएगा 25 इंटू में 2 डिवाइड बाई 25। तो यहाँ से m की वैल्यू हमने निकाल दी, फर्स्ट वाली इक्वेशन का पूरा ही मैंने सोल्व कर दिया है। ठीक है, उसके बाद सेकंड काइनेटिक एनर्जी, इफ द वेलोसिटी ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इज इंक्रीज बाय 3 टाइम्स, वेलोसिटी को हमने 3 टाइम्स इंक्रीज कर दिया, तो काइनेटिक एनर्जी बतानी है। तो देखो पहले वेलोसिटी कितनी थी, 5 थी, अब हमने इसको 3 टाइम इंक्रीज किया तो क्या हो जाएगी, 15 हो जाएगी। m की वैल्यू मैंने यहाँ से निकाल दी। तो ये 15 का स्क्वायर हो जाएगा, ऐसे ही होएगी ना, 1/2 mv², ऐसे ही होएगी। अब यहाँ पे देखो मास है इंटू में v का स्क्वायर है, तो मास की वैल्यू मैंने पहले वाली इक्वेशन से निकाल ली 2, और वेलोसिटी उन्होंने बोला 3 टाइम्स हो गई, तो पहले 5 थी तो उसका 3 टाइम्स करेंगे तो वो क्या होएगा, 15 ही होएगा ना, 15 का स्क्वायर, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगी 225 जूल। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा लेंथी मेथड से मैंने करवाया हुआ है, तो एक बार ये भी बता देती हूँ कैसे करवाया हुआ है। देखो काइनेटिक एनर्जी 1 ली है, उसके बाद इसका ये इक्वेशन बनाई है, उसके बाद काइनेटिक एनर्जी 2 की इक्वेशन बनाई है, तो ke1 से ke2 को डिवाइड किया है, और ये सारी चीजें मैंने की है। लेकिन आपने ऐसा करने की भी आवश्यकता नहीं है, सिंपल आपने क्या करना है कि पहले वाली इक्वेशन से m की वैल्यू निकाल लो और सेकंड वाली में रख दो। वेलोसिटी इन्होंने बोला कि 3 टाइम्स हो गई, तो 5 की मल्टीप्लाई 3 से की तो 15 हो गई, तो 15 का स्क्वायर 2 to 5 होता है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, m की वैल्यू क्या आई थी, 2 आई थी। उसके बाद ये लास्ट क्वेश्चन है, ये भी आपका 23 में आया है। द पावर ऑफ ए वाटर पंप इज 2 किलोवाट। तो पावर हमें दी गई है 2 किलोवाट। द अमाउंट ऑफ वाटर इन रेज 1 मिनट टू ए हाइट, तो हाइट दी गई है हमें और डिस्टेंस दिया गया है, तो ये वाला किस में आता है, पोटेंशियल एनर्जी में आता है। तो पावर क्या हो जाएगी, वर्क बाई टाइम होती है ना, तो मैं जब पोटेंशियल एनर्जी के केस में लेंगे तो mgh बाई टाइम। तो ये हमें क्या गिवन है, 2 किलोवाट गिवन है, तो यहाँ से अगर वाट बदलेंगे तो 2000 वाट आ जाएगा। m की वैल्यू निकाल लेंगे, एम जी की वैल्यू हमारे पास 10 होती है, हाइट की वैल्यू भी कितनी गिवन है 10 है, और टाइम क्या है यहाँ पे हमारे पास 1 मिनट है, तो मीन 60 सेकेंड है। तो सारी वैल्यू रखोगे तो 1200 किलोग्राम आएगा, वो आसपास 1200 लीटर के ही आएगा, तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। तो क्या किया, पी क्या mgh/t, पी पावर थी 2 किलोवाट थी, उसको 2000 वाट में बदला, टाइम 1 मिनट था 60 सेकंड में बदला, जी की वैल्यू ये होती है, हाइट 10 दी गई है, तो सारी वैल्यू उसको डाला तो m की वैल्यू क्या आएगी, ये सारी चीजें इधर ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा 60 डिवाइड में, तो 1200 किलोग्राम मीन्स क्या 1200 लीटर अप्रोक्स उसी के नजदीक आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो जो हमारा पूरा टॉपिक है वो मैंने आपको कंप्लीट करवाने की कोशिश की है। आप एक बार है ना कमेंट करके ये बता दिया करो जरूर कि ये चीजें आपके लिए हेल्पफुल होती हैं या नहीं होती, नहीं तो फिर ऐसे लगता है कि अगर हेल्पफुल भी नहीं हुई और एक एक घंटे की मैं वीडियो बना रही हूँ तो फिर अच्छा सा नहीं लगता। तो अगर आपके लिए चीजें हेल्पफुल हैं तो एक छोटा सा कमेंट डाल दिया करो कि हाँ जी ये आप हमारे लिए हेल्पफुल है, तो हम ऐसी सीरीज कंटिन्यू लेके आएंगे। और देखो ये चीजें आप पे डिपेंड है कि पेपर में आप कितना अटेम्प्ट कर पाते हो, टोटली उस पर डिपेंड है कि आपके मार्क्स कैसे रहेंगे। तो ये वाली चीज आप मुझसे ना पूछा करो कि मैम यहाँ से कितने हो जाएंगे, तो देखो वो आप पे डिपेंड है एग्जाम में कितना अटेम्प्ट करोगे, मैक्सिमम सिलेबस में आपका कवर करवा दूंगी, इतना पक्का है। अगर यहाँ से क्वेश्चन आएगा मैं दिखा भी दूंगी, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे क्योंकि सिलेबस से ही क्वेश्चन आते हैं। जैसे आप अच्छे वाले एग्जाम देखो, बोलते हैं ना, देखो ये वाले बोलते हैं कि 2017 और 2018 वहां से पहले है ना बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन आते हैं, मैं मानती हूँ, लेकिन वहां पे भी आपके 30 से 32 मार्क्स है ना, वो इजी क्वेश्चन भी मिलेंगे साथ में। ऐसी बात नहीं है सारे डिफिकल्ट ही है, इजी भी है, लेकिन डिफिकल्ट के चक्कर में हमारे इजी भी गलत हो जाते हैं। तो इस चीज को आपने साथ में लेके चलना कि कम से कम इजी जितने भी आए वो तो हमारे ठीक हो। तो बस आज के लिए इतना, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।